हाय एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वेलकम है। संडे स्पेशल क्लास है, आपकी फेवरेट क्लास है। इस क्लास में निकाला जाता है आपके दिमाग से डर। अगर आप एक ऐसे हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं जिनसे लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं पढ़े जाते, पढ़ने का मतलब है उनको समझना। आप पूरा सेंटेंस पढ़ के भी समझ नहीं पाते हो किसने क्या कहा और क्या किया, तो बिल्कुल सही जगह आप आए हैं। इस क्लास में आपको सिस्टमेटिकली तरीके से बड़े सेंटेंस को पढ़ना सिखाते हैं। शुरू करें, चलिए बिना देरी के फर्स्ट सेंटेंस को लेकर के आते हैं। देख रहे हो काफ़ी बड़ा सेंटेंस है और द हिंदू से हमने उठाया है कल की क्लास से। सबसे पहले इसको अपने को पढ़ना है बिल्कुल ठंडे दिमाग से, और फिर एक एक वर्ड को हम चेक करेंगे वो कहाँ पे लग रहा है, किस वर्ड से कनेक्ट हो रहा है। एज कंसर्न्स अबाउट अ कॉन्फ्लिक्ट बाय डिज़ाइन और मिसकैलकुलेशन बिटवीन इजराइल एंड ईरान ग्रो स्ट्रोंगर। News of the UNSC resolution on granting Palestine full member status at the UN that was vetoed by the United States has not received the attention it should have. नाइटमेयर सेंटेंसेस होते हैं ये। नाइटमेयर क्या होता है? बुरा सपना। इतना बड़ा सेंटेंस किसने क्या कह दिया किसको और क्या कर दिया, आपको समझ नहीं आएगा। अब देखो आसान तरीका क्या है, वर्ड्स को पकड़ो। सबसे पहले आप देखेंगे एज एक कंजंक्शन है, आप जानते हैं, और एज का मतलब होता है क्योंकि या जैसे ही। तो दोनों में से कोई भी मीनिंग ये कंजंक्शन दे सकती है। मान लीजिए मैं क्योंकि वाला मीनिंग ले लेता हूँ। इसके बाद लिखा हुआ है कंसर्न्स। कंसर्न्स एक नाउन है और जो पहला नाउन सेंटेंस में आता है वो बन जाता है सेंटेंस का सब्जेक्ट नंबर 1। अच्छा, कंसर्न्स किस बारे में है? कंसर्न्स बारे में है अबाउट एक कॉन्फ्लिक्ट के, एक झगड़े के। कह रहे हैं कि क्योंकि जो कंसर्न्स है एक झगड़े के बारे में, अबाउट अ कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट कौन सा है? कॉन्फ्लिक्ट को बताने के लिए दो इसने प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज़ किए हैं। पहला यूज़ किया है बाय से, बाय डिज़ाइन और मिसकैलकुलेशन, और दूसरा फ्रेज है बिटवीन इजराइल एंड ईरान। ये वो कॉन्फ्लिक्ट है जो या तो डिज़ाइन या मिसकैलकुलेशन की वजह से है, या तो उस कॉन्फ्लिक्ट का डिज़ाइन ही ऐसा है या उसमें मिसकैलकुलेशन ऐसी हुई है कि वो कॉन्फ्लिक्ट बन गया है। और वो कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों देशों के बीच का, इजराइल और ईरान के बीच का। देख पा रहे हो, दोनों फ्रेजेस को कॉन्फ्लिक्ट के बिल्कुल बाजू में रखा गया है कॉन्फ्लिक्ट को बताने के लिए। अब देखो कंसर्न्स की कहानी फिर आगे शुरू होती है। कह रहे जी एज कंसर्न्स अबाउट अ कॉन्फ्लिक्ट। एक बार के लिए बीच में भूल जाओ कॉन्फ्लिक्ट कौन सा है, आपको पता लग गया, एक बार उसको छोड़ दो। आगे क्या लिख रहा है? ग्रो स्ट्रोंगर। कंसर्न्स की वर्ब आपको मिली ग्रो। ऐसे पकड़ना होता है आपको। जैसे जैसे ये कंसर्न्स जो हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और मजबूत होते हैं, ग्रो स्ट्रोंगर करते हैं। अब देखो यहाँ लग गया है कॉमा। एज कंजंक्शन ऑलरेडी लगी हुई है। जब भी कोई कंजंक्शन मिल जाए और कॉमा मिल जाए तो समझ लो न्यू क्लोज या फिर नई एक्टिविटी सेंटेंस में इंट्रोड्यूस की जाएगी। ये काम तो होना था, वो हो गया। कंसर्न्स ग्रो हो गए स्ट्रोंगर। आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ जो न्यूज़ है यूएनएससी रेजोल्यूशन की। अब देखो न्यूज़ जो है ना, ये नई एक्टिविटी का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 2। न्यूज़ है यूएनएससी रेजोल्यूशन की। न्यूज़ के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है प्रेपोजिशनल फ्रेज से। अब देखो ये रेजोल्यूशन कौन सा है, ये आगे बहुत कुछ लिखा हुआ है। ऑन ग्रांटिंग पैलेस्टीन फुल मेंबर स्टेटस एट द यूएन दैट वाज वीटोड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। न्यूज़ की जो वर्ब है वो रखी हुई है नीचे, हैज़ नॉट रिसीव्ड। न्यूज़ ने रिसीव नहीं किया है, इस खबर को नहीं मिली है। और क्या मिली है? वो अटेंशन नहीं मिली है, वो ध्यान नहीं मिला है। इट शुड हैव, जो कि इसको मिलना चाहिए था। अब ये जो बीच में लिखा हुआ है यूएनएससी रेजोल्यूशन, इसके लिए दो फ्रेजेस लगाए गए हैं। एक फ्रेज एक क्लोज है। यूएनएससी रेजोल्यूशन वो है जो कि ग्रांट करने वाला है पैलेस्टीन को फुल मेंबर का स्टेटस। रेजोल्यूशन समझते हैं प्रपोजल, जो यूएनएससी में रखा जाता है कि यार ये काम हमें करना है, चलो वोट करते हैं। तो यूएनएससी रेजोल्यूशन वो है जो कि ग्रांट करने का है पैलेस्टीन को फुल मेंबर का स्टेटस यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में। और ये वो रेजोल्यूशन भी है जिसको वीटो किया गया था, जिसको वीटो पावर लगा के कैंसिल भी करवा दिया गया था यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। वीटो करना यानी किसी देश का वीटो वोट, जो 5 देशेज हैं, 5 कंट्रीज हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, ये अगर अपना वोट देते हैं नेगेटिव वोट, उसको बोलते हैं वीटो। तो ये वही रेजोल्यूशन है जिसको वीटो भी किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। तो ये दोनों फ्रेजेस जो आप देख रहे हो, ये फ्रेज है, ये रिलेटिव क्लोज है, दोनों रेजोल्यूशन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं।
तो ये आपका सेंटेंस बना। लास्ट में इट शुड हैव है ना, इट वर्ब है, सब्जेक्ट शुड हैव इसकी वर्ब है। एक बार मैं इसको रिपीट कर दूं, ये सारा साफ कर देते हैं अपने। आप खुद से इमेजिन करो, विजुलाइज करो जो मैंने आपको बताया, और बहुत आसान है, बस आपकी मेहनत की होनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर जो मैं आपको भी करवा रहा हूँ, है ना। एज का मतलब है क्योंकि, कंसर्न सब्जेक्ट है, कंसर्न्स है कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। सब्जेक्ट को अभी तक आपने वर्ब नहीं दी है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के बारे में इसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी समझा, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए पहला ये लेकर के आया फ्रेज बाय डिज़ाइन और मिस कैलकुलेशन। वो कॉन्फ्लिक्ट या तो जो अपने डिज़ाइन की वजह से है, ढांचे की वजह से है, या मिस कैलकुलेशन की वजह से हो गया। इजराइल ने या ईरान ने कोई गलती कर दी, कैलकुलेशन में जो है गलत कर दिया उन्होंने, और ये कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन इजराइल एंड ईरान। दूसरा आपने एक फ्रेज लगा दिया, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी। अब कंसर्न्स पे वापस आ जाओ। जैसे ये कंसर्न्स इस टाइप के जो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हैं, ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना, ग्रो स्ट्रॉन्गर। वैसे ही जो न्यूज़ है, उस न्यूज़ को उतना अटेंशन नहीं मिला जितना उसको मिलना चाहिए था। और ये न्यूज़ है कि यूएनएससी रेजोल्यूशन की, जो देने वाला था पैलेस्टीन को एक फुल मेंबर का स्टेटस, जिसको वीटो कर दिया गया था यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, जिस पूरे रेजोल्यूशन को गिरा दिया गया था, कैंसिल करवा दिया गया था अमेरिका के द्वारा। और वो अटेंशन जो इसको मिलनी चाहिए थी, दैट इट शुड हैव, दैट यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, कंजंक्शन यहाँ पे दैट को ओमिट कर दिया गया, अक्सर कर भी दिया जाता है। अब देखो, ये सब्जेक्ट नंबर 1, ये इसकी वर्ब नंबर 1 ग्रो, सब्जेक्ट नंबर 2, वर्ब नंबर 2 हैज़ नॉट रिसीव्ड, ये सब्जेक्ट नंबर 4, वर्ब नंबर 4 इट की शुड हैव, ये शुड हैव रिसीव्ड एक्चुअल में पूरी वर्ब है, रिसीव्ड जो ऑलरेडी लिखा हुआ है दूसरी बार इसको यहाँ ओमिट कर दिया है, अंडरस्टूड है। तो वर्ब नंबर 3 और वर्ब सब्जेक्ट नंबर 3 कहाँ है? वो सर बीच में रखे हुए हैं। दैट आया है इस रेजोल्यूशन के लिए, वॉज वीटोड इसकी वर्ब है, वो रेजोल्यूशन जिसको वीटो कर दिया गया था। अब ये कन्फ्यूजन का कारण होता है बच्चों का, सर रेजोल्यूशन से इतना दूर क्यों है दैट, इसके बाजू में होना चाहिए था। भाई साहब, ये पूरा फ्रेज ही, रेजोल्यूशन वाला फ्रेज जो है ना, इसके बाजू में रखा गया है दैट को। रेजोल्यूशन देने वाला पैलेस्टीन को फुल मेंबर का स्टेटस, ये पूरी बात आपको एक सांस में बिना कोमा के लिखनी पड़ेगी, समझ पा रहे हो, ऑन प्रेपोजिशन के साथ। तो जब इस पूरी बात को लिखोगे तभी दैट को लिख पाओगे, बिल्कुल बाजू में रेजोल्यूशन के इसको नहीं रख पाओगे। चलिए, होपफुली ये जो समझाना चाह रहा हूँ मैं उस चीज़ को आप पकड़ पा रहे हो। एक बार में नहीं आएगा, 20, 30, 50 सेंटेंसेज ऐसे ब्रेक करोगे तब ये कॉन्फिडेंस आप फील करोगे। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। ये क्लास अगर आपके कुछ काम आ रही है, बेनिफिशियल लग रही है, ज़रूर से इसको एक लाइक दे दें अभी से। आपके लाइक्स की वजह से इस क्लास को हर वीक लाया जा सकेगा। जब देने बंद कर दोगे इस क्लास को मैं लाना भी बंद कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस, मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ टेस्टबुक.com। 350 रुपये के अफोर्डेबल प्राइस में 700 एग्जाम के मॉक टेस्ट, 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको इस पास में मिल जाएंगे। तो आपको अलग अलग बाय नहीं करना है, एक सिंगल पास है, सारे एग्जाम्स आपके इसमें कवर्ड होंगे। इस पास को आप लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में प्रो वर्जन में 483 में बाय कर सकते हैं ड्यूरिंग द सेल। प्रो वर्जन के अंदर आपको वैलिडिटी भी एक्स्ट्रा मिलेगी और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे जिनको आप मॉक की फॉर्म में लगा पाएंगे। फ़ायदा लेने के लिए इस सेल का कमेंट सेक्शन में जाएं, जो भी आपको प्राइस दिखाए टेक्स्ट बुक के पास का, आपको उसके ऊपर कोड लगाना है YT10। जैसे इस कोड को अप्लाई करेंगे आपका प्राइस घट के हो जाएगा 351 रुपीज़। इसी तरीके से प्रो वर्जन जो है उस पर आपको 600 रुपये प्राइस दिखाएगा, लेकिन कोड लगाने के बाद आपका प्राइस घट के हो जाएगा 483। तो लिंक कमेंट सेक्शन में है, जिन बच्चों को जरूरत है यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द सेल। चलो जी, अगला सेंटेंस, वही बड़ा वाला नाइटमेयर, देख रहे हो, बड़े प्यार से इसको पढ़ेंगे छोटा छोटा ब्रेक करके। दैट इट हैज़ कंटिन्यूड इट्स ऑपरेशंस डिस्पाइट अ UNSC सीज फायर रेजोल्यूशन दैट इवन द US signed on and now threatens yet another offensive on Rafah, shows the dire need for the Palestinian state to have a stronger voice on the multilateral stage। मैं इसका मीनिंग आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद मेरे साथ एक्सरसाइज करो और मीनिंग खुद से निकालो, तभी कॉन्फिडेंस आएगा ना भाई। चलो, सबसे पहले आया दैट, और ध्यान रखना दैट के बिल्कुल बाद में अगर कोई प्रोनाउन रखा हो और उसकी वर्ब आपको दिख रही हो तो समझ लो दैट अपने आप में एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 1। तो इस केस में मैं दैट को मान लेता हूँ सब्जेक्ट नंबर 1, ठीक है। और इसका मीनिंग होता है ये बात की, ये बात की। अब वो बात आगे आ जाएगी जो भी बात है,
इट रखा हुआ है, अगेन सब्जेक्ट नंबर 2 होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, दैट को सब्जेक्ट नंबर 1 तभी बनाना है जब इसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट रखा हो और उसकी वर्ब रखी हो। तो इट की वर्ब है हैज़ कंटिन्यूड। अब इट कौन है यहाँ पे हमें नहीं पता, कोई कंट्री हो सकती है, कोई आदमी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ठीक है। इट है बस एक प्रोनाउन रखा हुआ है। कंटिन्यू किया है यानी अपने ऑपरेशंस को जारी रखा है, इट हैज़ कंटिन्यूड इट्स ऑपरेशंस। और कैसे रखा है भाई जारी अपने ऑपरेशंस को, आगे आपको मिल रहा है एक प्रीपोजिशनल फ्रेज जो काम कर रहा है एडवर्ब का। देखो कैसे ऑपरेशंस को जारी रखा है बावजूद एक यूएनएससी सीज फायर रेजोल्यूशन के। कैसे जारी रखा है ऑपरेशंस को, मैं अगर आपसे कैसे का सवाल पूछूं तो आपका जवाब होगा सर बावजूद एक यूएनएससी के युद्ध विराम के प्रपोजल के रेजोल्यूशन के बावजूद। तो ये कैसे का रिप्लाई करने वाला एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर बन जाएगा। और बना कैसे है, प्रेपोजिशन से बना है, डिस्पाइट से, तो इसको बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। नाम सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ जिन बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है, सर प्रेपोजिशनल फ्रेज कब एडवर्बियल बन जाता है। देखो भाई प्रेपोजिशन से बना है, डिस्पाइट प्रेपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट है यूएनएससी रेजोल्यूशन और काम कर रहा है एडवर्ब का, तो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर। और मैनर क्यों, क्योंकि रिप्लाई कर रहा है कैसे का। जो कैसे का रिप्लाई करे वो मैनर, जो कब का रिप्लाई करे वो टाइम, जो कहाँ का रिप्लाई करे वो प्लेस, है ना। ऐसे एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर और प्लेस और टाइम आपको बनाने होते हैं। चलिए अब देखो आगे देखो, कह रहे जी इट हैज़ कंटिन्यूड इट्स ऑपरेशंस डिस्पाइट ए यूएनएससी सीज फायर रेजोल्यूशन दैट इवन द यूएस साइंड ऑन। जिसको अमेरिका ने भी साइन कर दिया। ये जो दैट इवन यूएस हैज साइंड ऑन, ये दैट बनेगा सब्जेक्ट नंबर, ये दैट कंजंक्शन बन गई, इसके बाद अमेरिका बनेगा सब्जेक्ट नंबर 3 और वर्ब बनेगी साइंड ऑन। ठीक है, साइन ऑन समथिंग, किसी चीज़ पे साइन करना। ये ऑन प्रेपोजिशन जो है इस दैट के लिए आई है, दैट के ऊपर अमेरिका ने साइन किया है। और दैट किसके लिए आया है, इस रेजोल्यूशन के लिए आया है, वो रेजोल्यूशन जिसको समझ गए ना, सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, तारे जुड़ी हुई हैं इनकी। चलो अब आगे बढ़ो, आगे लगी हुई है कंजंक्शन एंड, और इसके बाद लिखा हुआ है नाउ थ्रेटन्स। थ्रेटन करना यानी धमकी देना। अब थ्रेटन्स एक वर्ब है, लेकिन ये वर्ब किसकी है पता है आपको, ये वर्ब है जी इट की। ये जो शुरू में सब्जेक्ट नंबर 2 आपने देखा था, इट हैज़ कंटिन्यूड इट्स ऑपरेशंस एंड इट नाउ थ्रेटन्स, ये दैट की नहीं बन सकती, दैट थ्रेटन नहीं करता है। मैं आपको बताऊंगा अब ये दैट की वर्ब क्यों नहीं है, अभी आगे आप चलोगे तो। ये जो एंड के बाद में वर्ब आप देख रहे हैं ये बनेगी इट की, इट थ्रेटन्स। और थ्रेटन क्या करता है, येट अनदर ऑफेंसिव, येट अनदर मतलब एक और, ऑफेंसिव यानी हमला, और किसके ऊपर, राफा नाम की सिटी के ऊपर। तो ये अपने ऑपरेशंस गाजा में चला रहा है और एक हमला अब करने का अभी भी थ्रेटन कर रहा है राफा के ऊपर कि यहाँ भी हम हमला कर देंगे। अब और आगे बढ़ो, आगे रखा हुआ है शोज़। ये शोज़ जो है भाई साहब ये दैट की वर्ब है, वर्ब नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर 1 की। ये बात अपने आप में हमें ये शो करती है कि ये इजराइल नाम का एक ढीठ देश है जो अपने ऑपरेशन गाजा पे चलाए जा रहा है। यूएनएससी ने मना कर दिया तब भी, अमेरिका ने मना कर दिया तब भी, और अभी भी हम धमकी दे रहा है कि मैं राफा पे भी हमला कर दूंगा, गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक पे भी कर दूंगा। तो ये चीज़ जो है ना दैट, ये बात की, ये हमें दिखाती है उस डायर नीड को, उस होपलेस नीड को। डायर का मतलब होता है जिसमें होप ना बची हो या बड़ा डेंजरस हो। और ये नीड है पैलेस्टीनियन स्टेट के लिए। और नीड किस चीज़ की है, आगे टू इन्फिनेटिव लगा के बताया गया है कि पैलेस्टीनियन स्टेट हैव करे रखे एक और स्ट्रॉन्गर वॉइस को, और कहाँ पे, मल्टीलेटरल स्टेज पे, पूरी दुनिया के वैश्विक मंच पे। तो ये ऑन से बनने वाला पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज ये है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। वॉइस को कहाँ रखना है, वॉइस को रखना है पूरी दुनिया के सामने। कहाँ का रिप्लाई कर रहा है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। और नीड का एक ये नीड है टू हैव ए स्ट्रॉन्गर वॉइस, ये बन जाएगा इन्फिनेटिव से बनने वाला ऑब्जेक्ट इस वर्ब का। नीड है टू हैव ए स्ट्रॉन्गर वॉइस, है ना। वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाने की बजाय आप इसको नीड वर्ब के लिए एडजेक्टिव बना सकते हो, नीड है वॉइस को रखने की। चलो अब एक बार मैं सिंप्लीफाई करता हूँ सब चीज़ों को जो आपको मैंने बताया, फिर सेंटेंस का मीनिंग देखो कैसे निकला। दैट बनेगा सब्जेक्ट नंबर 1 और इसका मतलब है ये बात की, कौन सी बात, कि इट ने यानी इजराइल ने जारी रखा है अपने ऑपरेशंस को। और कैसे जारी रखा है, बावजूद एक यूएनएससी के रेजोल्यूशन के जिसको अमेरिका ने भी साइन किया था। कह रहे ये बात की, और कह रहे दूसरी चीज़ ये कि इजराइल अब थ्रेटन भी करता है। ये सब्जेक्ट नंबर 2 की 2 वर्ब्स हैं, पहली वर्ब है हैज़ कंटिन्यूड, दूसरी वर्ब है थ्रेटन्स। इजराइल अब थ्रेटन भी करता है एक और हमले को, ऑफेंसिव को राफा पे। ये बात हमें दिखाती है उस डायर नीड को पैलेस्टीन के लिए
कि वो स्ट्रॉन्ग वॉइस को हैव करे पूरी दुनिया के सामने ऑन द मल्टीलेटरल स्टेज। तो जी ये तरीका है बड़े सेंटेंसेस को पढ़ने का। होपफुली चीज़ें आपके दिमाग में बैठ रही होंगी। चलो आओ एक लास्ट सेंटेंस बनाते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 3 है ये, ठीक है। इसके बाद एक क्विज में भी दूंगा और उसमें एरर्स भी डाल के दूंगा, ब्रेक करके आपको एरर्स को निकालना है। द आर्ग्यूमेंट बाय petitioners against the CAA in the Supreme Court of India that the rules of the Act do not require foreign applicants to renounce citizenship of their native countries, and that this allows for the possibility of dual citizenship, which is directly violative of the Citizenship Act, is fair even if it is only a procedural one। है ना बड़ा वाला सेंटेंस, भारी वाला, कोई बात नहीं, छोटे छोटे ब्रेक करेंगे इसको पीसेज में और फिर एक पीस को जोड़ के अपने समझेंगे किसने क्या कहा। कह रहे जो दो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट बन जाएगा आपका सब्जेक्ट नंबर 1 पहला सेंटेंस का, ठीक है। नाउन आ रहा है तो वो सब्जेक्ट बनेगा ऑफ कोर्स। अब सब्जेक्ट को मैं एस लिख दूंगा और वर्ब को वी लिख दूंगा ताकि थोड़ी सी खिचड़ी ना बने यहाँ। तो आर्गुमेंट हो गया सब्जेक्ट नंबर 1। अब ये आर्गुमेंट कौन सी है? 2 प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के जरिए इस आर्गुमेंट के बारे में बताया गया है। एक तो ये आर्गुमेंट है बाय पेटिशनर्स, कुछ याचिकाकर्ताओं के द्वारा, और दूसरा ये आर्गुमेंट है CAA एक्ट के खिलाफ, इस पूरे कानून के खिलाफ। आर्गुमेंट के लिए दोनों प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं, एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। अब हो सकता है मैं इसको पहले लिख देता, हो सकता है इसको बाद में लिख देता, पर एक को तो पहले लिखना ही पड़ेगा ना। तो ये पहले आ गया प्रेपोजिशनल फ्रेज आर्गुमेंट के लिए और ये बाद में आ गया। आर्गुमेंट बाय पेटिशनर्स है और आर्गुमेंट अगेंस्ट CAA है। अच्छा ये आर्गुमेंट कहाँ है? ये आर्गुमेंट है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगेन ये पूरा फ्रेज भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इनसे प्रेपोजिशन से बना हुआ है और आर्गुमेंट के बारे में, उसके प्लेस के बारे में आपको बता रहा है कहाँ दी गई है। एडवर्बियल फ्रेज नहीं है क्योंकि नाउन के बारे में बता रहा है तो ये एडजेक्टिव का ही काम करेगा। एडवर्ब तो सिर्फ वर्ब्स के बारे में बताती हैं। अब आर्गुमेंट क्या है? अब देखो आर्गुमेंट की वर्ब तो अभी तक आई नहीं, आर्गुमेंट के बारे में ज़रूर बता देगा। दैट कंजंक्शन लगा के बता रहा है। देखो आर्गुमेंट क्या है? द रूल्स ऑफ द एक्ट डू नॉट रिक्वायर फॉरेन एप्लीकेंट्स। द रूल्स ऑफ द एक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट नंबर 2 और डू नॉट रिक्वायर बन जाएगी इसकी वर्ब। इस रूल एक्ट के जो रूल हैं वो रिक्वायर नहीं करते हैं, ज़रूरी नहीं बनाते हैं। और क्या ज़रूरी नहीं बनाते हैं? कि जो फॉरेन एप्लीकेंट्स हैं, बाहर से जो लोग इंडिया में इंडियन बन के आना चाहते हैं, बाहर से जो अप्लाई करेंगे एप्लीकेंट्स होंगे, कि वो रिनाउंस करें। इट डज नॉट रिक्वायर देम टू रिनाउंस सिटीजनशिप। रिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, सरेंडर कर देना। समझ पा रहे हो? तो ये फॉरेन एप्लीकेंट्स को रिक्वायर नहीं करता है कि वो रिनाउंस करें अपनी सिटीजनशिप को। और सिटीजनशिप किसकी? उनके नेटिव कंट्रीज़ की, जहाँ से वो आ रहे हैं, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, या जहाँ से भी। अच्छा फिर लगी है एंड कंजंक्शन और उसके बाद में फिर लगा है दैट। अब ध्यान देना इस चीज़ को, ये जो दैट है ना, दैट ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा। आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया था दैट के बाद में जब कोई नाउन आ जाए और उसकी वर्ब आ जाए उसको बोलते हैं ये बात की और ये सब्जेक्ट बन जाता है। बस यही तो खूबसूरती है लैंग्वेज की, चीज़ें वक्त के हिसाब से बदली जाती हैं। ऐसा नहीं है ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा, इसका कुछ लॉजिक नहीं है, लॉजिक भी मैं आपको दूंगा। लेकिन हर दैट जिसके बाद में कोई नाउन और उसकी वर्ब रखी हो वो ये बात की वाला मीनिंग नहीं देता है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, लकीर का फ़कीर नहीं बनना है। अब ये दैट जो है कंजंक्शन बनेगा, सब्जेक्ट बनने का काम नहीं करेगा। इसके बाद में एक वर्ब नाउन रखा हुआ है दिस। ये आर्गुमेंट जो है ना वो ये है दैट कि रूल्स जो हैं वो रिक्वायर नहीं करते हैं फॉरेन एप्लीकेंट्स को अपनी नागरिकता छोड़ने के लिए, रिनाउंस करने के लिए। और आर्गुमेंट ये भी है दैट एंड दैट ये भी है कि ये चीज़ दिस अलाउ फॉर करती है, इस चीज़ की गुंजाइश देती है या इस चीज़ की इजाज़त देती है। सब्जेक्ट नंबर 3 दिस वर्ब है अलाउस फॉर, और गुंजाइश या इजाज़त देती है पॉसिबिलिटी की, ड्यूअल सिटीजनशिप की। अब देखो ड्यूअल सिटीजनशिप कौन सी है? ड्यूअल सिटीजनशिप वो है, अब देखो इसके लिए पूरा एक क्लोज लगाया गया, रिलेटिव क्लोज, विच इज़ डायरेक्टली वॉलेटिव ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। ड्यूअल सिटीजनशिप वो है जो सीधे सीधे डायरेक्टली वॉयलेटिव है, उल्लंघन करने वाली है हमारे देश के सिटीजनशिप एक्ट की। आप देश के नागरिक अगर हैं तो किसी दूसरे देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं। तो फॉरेन कंट्री का आदमी जब इंडिया में आएगा और इंडियन बनने की कोशिश करेगा, माइनॉरिटी वाला,
अगर वो अपनी नेटिव कंट्री की नागरिकता को नहीं छोड़ेगा तो फिर ड्यूअल नागरिक बन जाएगा। समझ पा रहे हो ना, जिसको हमारा संविधान जो है डायरेक्टली अलाउ नहीं करता है। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ लास्ट में, इज़ फेयर। अब ये जो इज़ आया ना, ये सर सब्जेक्ट नंबर 1 आर्गूमेंट की वर्ब है। ये आर्गूमेंट बड़ी फेयर है, बड़ी सही है, इवन इफ इट इज़ ए प्रोसीजरल वन। अगर ये प्रोसीजरल वन भी हो, आप इसको बोल दें कि ये प्रोसीजर की आर्गूमेंट है, वे प्रोसीजर को सही कर देंगे, उनको रिनाउंस करवा देंगे सिटीजनशिप, सब कुछ सही हो जाएगा। अगर ये प्रोसीजर के ऊपर बेस्ड भी है ना, तो भी ये आर्गूमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल फेयर है। समझ पाए? एक बार मैं इसको वापस ले जा रहा हूँ टू गो बैक इन टाइम, ताकि आप सब चीज़ों को फिर से विजुलाइज कर सकें। आर्गूमेंट है किसके द्वारा? पिटिशनर्स के द्वारा सीए एक्ट के खिलाफ, और लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और आर्गूमेंट क्या है? आर्गूमेंट दो चीज़ों की है। पहली चीज़ है दैट लगा के बता रहा है कि ये जो रूल्स हैं इस एक्ट के, वो रिक्वायर नहीं करते हैं, ज़रूरी नहीं बनाते हैं फॉरेन एप्लीकेंट्स को कि वो रिनाउंस करें या त्याग दें अपनी सिटीजनशिप को जिस कंट्री से वो आए हैं वहाँ की। और दूसरा आर्गूमेंट क्या है? दैट, पहली चीज़ तो इसने ये लिख दी कि उनको अपनी सिटीजनशिप नहीं छोड़नी है। दूसरा आर्गूमेंट ये है इसके खिलाफ कि दैट ये चीज़ अलाउ फॉर करती है, ये चीज़ इजाज़त देती है पॉसिबिलिटी को ड्यूअल सिटीजनशिप की, जो कि ड्यूअल सिटीजनशिप क्या है? जो कि डायरेक्टली वॉयलेटिव है संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की या सिटीजनशिप एक्ट की। तो ड्यूअल सिटीजनशिप के लिए आपने पूरा जो है एडजेक्टिवल फ्रेज लगाया, रिलेटिव क्लोज इसको बोलते हैं, विच सब्जेक्ट है जिसकी वर्ब है। कह रहे ये जो आर्गूमेंट है, पहली बात ये, दूसरी बात ये आर्गूमेंट जो है ये फेयर है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल जस्टिफाइड है, चाहे ये प्रोसीजरल वन भी हो, चाहे ये सिर्फ प्रोसीजर के आधार पे भी डाली गई हो। समझ पाए? इसलिए दैट को हमने यहाँ सब्जेक्ट नहीं बनाया, क्योंकि आर्गूमेंट जो है वो दो चीज़ों के बारे में है। और अगर आप दैट को सब्जेक्ट बना बैठते तो दैट के लिए वर्ब आगे कहीं बची नहीं थी। ये इज़ जो आया है ये आर्गूमेंट की वर्ब है, ये बननी पड़ेगी। आर्गूमेंट इज़ फेयर, तो फिर दैट को वर्ब कहाँ से देते? तो यहाँ से आपको ब्रेक करके देखना होता है कि दैट क्या काम कर रहा है। आर्गूमेंट दैट द रूल्स ऑफ द एक्ट डू नॉट रिक्वायर, एंड आर्गूमेंट दैट दिस अलाउज फॉर ए पॉसिबिलिटी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप, दिस आर्गूमेंट इज फेयर इवन इफ इट इज प्रोसीजरल वन। चलिए, होपफुली समझ में आ गया ब्रेक करने के बाद में। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये मुश्किल लग रहा होगा, पिछली 4 क्लासेस चला करके देख लो। इसी टेक्निक पे हम 4 क्लासेस और कर चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, चैनल के होम पेज पे रखी हुई है एक प्लेलिस्ट। ऊपर जाओगे ना, होम पेज खोलोगे आप मोबाइल में या पीसी में कहीं भी, एक प्लेलिस्ट रखी गई है सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड दिस इज़ द पार्ट 5। तो ये चारों पांचों पार्ट्स चला करके देखना, इसी चीज़ को आपको खोल के ब्रेक करके बताया गया है। चलिए, वक्त है अपने क्विज़ का। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने थ्रो कर रहा हूँ, जो आज की क्लास में सीखा वही इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, ऐसा समझ लो। आपको मुझे बताना है इस क्वेश्चन में 2 एरर्स हैं ब्रेक करने के बाद जो आपको दिखेंगी, ठीक है? मैं वो दोनों एरर्स इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में डाल भी रहा हूँ सही करके। इस सेंटेंस को आप वहाँ से मैच करके बताना, पहले अपनी डालो फिर मेरी वाली से मैच करना, ताकि मुझे पता लगे आप पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए। दैट लगा हुआ है, डच गवर्नमेंट लगा हुआ है, देख लेना, वही स्ट्रक्चर बनेगी। क्लास अच्छी लगी ज़रूर से लाइक दे दो, शेयर कर दो क्लास को, ताकि अगले वीक फिर सैटरडेज़ और संडेज़ में इस क्लास में आपसे मिल सकें। अंटिल देन, कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज़ की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।